हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भूकंप आता है तो हम उसको किस में मापते हैं। मतलब सीधा बोलूँ तो भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है, जबकि हमें पता है कि सिस्मोग्राफ भी भूकंप से संबंधित है, रिचर स्केल भी भूकंप से संबंधित है, मर्केल स्केल भी जो वो भूकंप से संबंधित है। हमारे सामने प्रॉब्लम तब आती है जब एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप की तरंगों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है या भूकंप की तरंगों को किसके द्वारा जो अंकित किया जाता है। ऑप्शन में सिस्मोग्राफ होता है, रिचर स्केल होता है, मर्केल स्केल होता है। तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो अपने इसी डाउट को जो है आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेट, अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को अंकित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है रिचर स्केल, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी रेडियोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा, स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, रिचर स्केल के द्वारा या रेडियोमीटर के द्वारा। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी आंसर जो है आपको इस वीडियो के एंड में जो है मिल जाएगा। जहाँ से भूकंप जो है उत्पन्न होता है, जहाँ से भूकंप का निर्माण होता है, उसे हम फोकस कहते हैं। हिंदी में से भूकंप मूल कहा जाता है। और जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की तरंगे क्रस्ट में सबसे पहले पहुँचते हैं उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ पर जो है भूकंप का निर्माण होता है, जिस बिंदु से या जिस पॉइंट से जो है भूकंप का निर्माण होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। हिंदी में बोले तो भूकंप मूल। और जहाँ पर भूकंप की तरंगे क्रस्ट में या सरफेस में सबसे पहले पहुँचती हैं, उस बिंदु को या उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर, हिंदी में अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र कहते हैं। ओके। जब भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ द्वारा उस भूकंपीय तरंगों की जो ग्राफिंग जो है सिस्मोग्राफ द्वारा की जाती है। ठीक है, मतलब जब भूकंप आ रहा है तो जब जब भूकंप आता है तो जो सिस्मोग्राफ होता है तो उसके द्वारा जो भूकंपीय तरंगें होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जो भूकंपीय तरंगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसकी ग्राफिंग जो है वो सिस्मोग्राफ द्वारा की जाती है। ये आपके सामने जो है सिस्मोग्राफ है, ये स्पोटर है। ठीक है, ये जो स्टैंड है इसको हम स्पोटर कहते हैं। और यहाँ पर एक मेटल रॉड लगी होती है जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है। और इसके नीचे गोल गेंद के जैसा गोल जो है उसे हम पेंडुलम कहते हैं। पेंडुलम के नीचे बिल्कुल नीचे जो है एक पेन लटका होता है। ठीक है, एक पेन लगा होता है और उस पेन के नीचे जो एक पेपर होता है, एक रोल किया हुआ पेपर होता है। ठीक है, और जो पेपर होता है ना वो जो है वो रोटेटिंग ड्रम में जो है वो लिपटा हुआ होता है। और जो ड्रम होता है वो धीरे धीरे रोटेट करता रहता है। और उस पर जो है जो भूकंपीय तरंगे है, जो अर्थ क्योंकि जो वेव्स हैं उनकी ग्राफिंग होती रहती है, या जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो होती रहती है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक यंत्र है। ओके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है सर, कि इसके द्वारा जो है वो भूकंपीय तरंगों की माप जो है वो ग्राफिंग की जाती है या रिकॉर्डिंग की जाती है। लेकिन जब वो न्यूज़ में जो है हमारे सामने आंकड़े पेश किए जाते हैं कि जो भूकंप था वो 7 रिक्टर स्केल का था या 7 पॉइंट कुछ रिक्टर स्केल का था। जैसे कि 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था कि वो भूकंप जो वो 7 रिक्टर स्केल का था। तो वो जो आंकड़े हैं वो कैसे जो हमारे सामने पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो जो रिक्टर स्केल है ना वो सिस्मोग्राफ से ही संबंधित है। ओके, सिस्मोग्राफ क्या है, देखो गाइस, यहाँ पर आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो सिस्मोग्राफ है ना एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। लेकिन जो रिक्टर स्केल है, ठीक है, रिक्टर क्या है या जो रिक्टर है वो क्या है, एक स्केल है। ठीक है, एक पैमाना है। ओके, वो एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक यंत्र नहीं है। ठीक है, वो एक मशीन नहीं है, वो एक क्या है, एक स्केल है। ओके, ये जो आपके सामने ये है रिचर स्केल। ठीक है, रिचर स्केल में 1 से लेकर 10 तक जो है नंबरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर 9 तक ही आपको नंबरिंग दिखाई गई है, लेकिन जो रिचर स्केल होता है उसमें 1 से 10 तक जो है नंबरिंग की गई होती है। ओके, और जो मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए ए है, ठीक है, और एक बी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए पर जो है भूकंप आया एक रिचर स्केल का, ठीक है, और बी पर भूकंप आया 2 रिचर स्केल का। यहाँ पर 2 रिचर स्केल का आया, यहाँ पर 1 रिचर स्केल का आया। तो इसका मतलब है कि ए के मुकाबले बी पर जो भूकंप आया है वो 10 गुना पावरफुल है। ठीक है, समझे, मतलब जो रिचर स्केल पर जो नंबरिंग की गई है वो नंबरिंग एक दूसरे से जो है 10 गुना पावरफुल होती है। मतलब जो किसी भी प्लेस पर ए पर जो है भूकंप आया वो ए
रिचर स्केल पर था, ठीक है, एक रिचर स्केल का था, और जो बी प्लेस पर जो भूकंप आया है वो 2 रिचर स्केल का था। तो 2 रिचर स्केल का मतलब है जो बी पर जो भूकंप आया है वो ए के मुकाबले 10 गुना अधिक जो है पावरफुल है, अधिक विनाशक है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 रिचर स्केल है, तो कहीं पर जो है 3 रिचर स्केल का, मान लीजिए सी पर जो है 3 रिचर स्केल का जो भूकंप आता है, कितने 3 जो है रिचर स्केल का जो भूकंप आता है सी प्लेसेस पर। तो इसका मतलब ये है कि जो सी पर जो भूकंप आया है वो बी के मुकाबले 10 गुना अधिक पावरफुल है, और सी पर जो भूकंप आया है वो ए के मुकाबले जो 20 गुना अधिक पावरफुल है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब जो रिचर स्केल पर जो नंबरिंग की गई है वो नंबरिंग एक के मुकाबले मतलब एक दूसरे से जो 10 गुना अधिक जो है पावरफुल होती है, ओके। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ जिससे आपका सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये नीचे जो है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास सामने जो एक ज़मीन का मैप है, ठीक है, आप चाहते हो यहाँ ए से लेकर बी तक जो है रोड निकाला जाए, ठीक है, कोई हाईवे ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जाए या कोई भी रोड निकाला जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी क्या करोगे, मैपिंग करोगे, ग्राफिंग करोगे, ठीक है। उस सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कागज़ पर जो है उस पर की मैपिंग करोगे कि कहाँ कहाँ से जो है रोड निकलेगा, ठीक है। आपने क्या किया, उसकी मैपिंग कर ली, ओके। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रोड जो कितने किलोमीटर है, मतलब ए से लेकर बी तक जो ये रोड है वो कितने किलोमीटर है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्केल का यूज़ करोगे, ठीक है, एक पैमाने का यूज़ करोगे, एक फीते का, फीता कहते हैं ना, ठीक है, जिसे लोकल लैंग्वेज पता नहीं आपके यहाँ पर जो है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है फीता कहा जाता है उसे, ठीक है। उसके द्वारा जो है क्या मापा जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को, चाहे आप घर बना रहे तो उसको भी मापा जाता है, रोड वगैरह बनाते हो उसको भी मापा जाता है। तो यहाँ पर ए से बी तक जो है आपने क्या किया, सबसे पहले मैपिंग की, सबसे पहले ग्राफिंग की कि जो रोड है, ठीक है, वो किस ग्रेड में बन रहा है और उसकी जो रोड है वो कहाँ कहाँ से होकर निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले उसका क्या किया, एक नक्शा तैयार किया, ठीक है, उसका एक मैप तैयार किया। उसके बाद आपने क्या कैसे पता किया कि वो जो रोड बनेगा वो कितने किलोमीटर का, मतलब वो 10 किलोमीटर का होगा या 200 मीटर का होगा, वो कैसे पता चलता है, तो उसको स्केल के द्वारा उसे मापा जाता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही सिस्मोग्राफ क्या करता है, जो वेव्स होती हैं, ठीक है, ये जो आपके सामने है क्या है, सिस्मोग्राफ द्वारा जो भूकंपीय तरंगे हैं ना, जो अर्थक्वेक जो वेव है उनको क्या की गई है, ग्राफिंग की गई है। अब जो रिचर स्केल है, ठीक है, जो रिचर स्केल द्वारा जो है जो फ्रिक्वेंसी हैं, जो वेव्स जो भूकंपीय तरंगों की जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं इनको मापा जाता है, ओके। और इनको माप कर जो है हम बताते हैं कि कोई भूकंप जो है वो कितना रिक्टर स्केल पर था, मतलब कोई भूकंप जो 7 रिक्टर स्केल का था या 6 रिक्टर स्केल का था, ओके। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देखोगे कि जो एक है, ठीक है, एक की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो बड़ी होती है, ठीक है। एक की जो फ्रिक्वेंसी है, एक रिक्टर स्केल पर जो एक की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, वो बड़ी है, ओके, ध्यान से सुनना यहाँ पर। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जाएगी, फ्रिक्वेंसियों की जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 7 की फ्रिक्वेंसी की लेंथ कितनी है, छोटी है, 8 की उससे छोटी है, 9 की उससे बिल्कुल छोटी है, ओके। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जो रिक्टर स्केल एक पर जो भूकंप आता है उनकी जो वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाली जो वेव है, ठीक है, ये इस वेव की जो फ्रिक्वेंसी क्या है, लंबी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सी वेव है, ये रिक्टर स्केल पर जो है 1 नंबर की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। मतलब जो 1 नंबर की फ्रिक्वेंसी उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होगी, ठीक है। और जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जाएगी फ्रिक्वेंसियों की लेंथ क्या है, कम होती जाएगी। और जो ज़्यादातर जो भूकंप आते हैं, ठीक है, वो 1 या 2 फ्रिक्वेंसी के होते हैं, ठीक है, 1 या 2 रिक्टर स्केल के होते हैं। और इनकी से मतलब जो भूकंप है ना, उनका जो एक जो रिक्टर स्केल है, जो रिचर स्केल है ना, उस पर जो 1 या 2 के रिक्टर स्केल के जो भूकंप है वो आए दिन आते ही रहते हैं, बट उनसे ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, उनसे हमारे शरीर मतलब हमारे शरीर के क्या मतलब हमारे बाल तक जो हिलते नहीं हैं, ठीक है, वो लगभग आते ही रहते हैं। लेकिन कहीं पर 7 रिक्टर स्केल की भूकंप आ गया तो वहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे होगी उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी क्या होगी, वो छोटी होगी, इस तरह की होगी, छोटी होगी, ठीक है, और वो बहुत ही विनाशक होगी। लेकिन कहीं पर जो है एक रिक्टर स्केल का भूकंप आया वहाँ, तो वहाँ पर जो भूकंपीय तरंगों की फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, वो बड़ी होगी, इस तरह की होगी, ठीक है, लग गया पता, ओके। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ती जाती है तो जो भूकंपीय तरंगों की जो लेंथ है या जो फ्रिक्वेंसी है वो भी छोटी होती चली जाती है, ओके। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या
जो रिक्टर स्केल है वो 10 तक ही बना गया है, ठीक है। तो क्या उससे ऊपर के भी भूकंप आते हैं? तो हाँ गाइज, उससे ऊपर के भी भूकंप आ सकते हैं, लेकिन जो भूकंप वो आएंगे ना वो बहुत ही विनाशक होंगे। मेरा कहने का मतलब है, मतलब पृथ्वी पूरी तरह जो है तबाह हो जाएगी, ठीक है। अगर 10 से ऊपर के कहीं रिक्टर स्केल से, मतलब 10 रिक्टर स्केल से ऊपर के कहीं भी भूकंप आते हैं ना, कहीं भी, क्या मतलब वो भूकंप जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज करेगा। वो कहने का मतलब है समुंदर की जगह पहाड़ बन जाएंगे, और जो पहाड़ है जहाँ पर हमारे कॉन्टिनेंटल है, ठीक है, जो हमारे महाद्वीप है वो समुंदर बन जाएंगे, जो समुंदर है, जो महासागर है, वो जो है वो पहाड़ बन जाएंगे। मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी जो है पलट जाएगी, ठीक है। मतलब इस मेरे कहने का ये है कि 10 रिक्टर स्केल से ऊपर के भूकंप भी आ सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँ कि जो रिक्टर स्केल है ना, वो भूकंप की तीव्रता को बताता है कि भूकंप जो वो कितना तीव्र है। मतलब वो भूकंप जो है वो रिक्टर स्केल पर जो है कितना था। मगर 7 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आया तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा तीव्र होगा, बहुत ही ज़्यादा विनाशक होगा। तो रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता के बारे में बताता है, और सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, उसकी ग्राफिंग करता है, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का या यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन जो है इंस्ट्रूमेंट है या यंत्र जो है वो भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है? तो वो आंसर है हमारा सिस्मोग्राफ। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की जो तीव्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो रिक्टर स्केल के द्वारा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और स्केल बच जाती है जिसे हम कहते हैं मर्केल स्केल। देखो गाइस, जो मर्केल स्केल है ना वो डैमेज, मतलब जो भूकंप के द्वारा जो तबाही होती है ना, उस तबाही के आधार पर जो है भूकंप को डिवाइड करता है कि भूकंप जो है विनाशी था या कम विनाशी था। मैं कहूँ तो जो मर्केल स्केल है ना वो इंटेंसिटी के आधार पर जो है मर्केल स्केल जो है भूकंप को मापता है। ओके, तो गाइज आई होप आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।